गुड इवनिंग क्लास। देन सर। जी, कैसे हैं आप सब? हम वेल सर। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, एकदम मज़े में हूँ भाई। हाँ सर, आपका चेहरा बहुत चमक रहा था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो आप लोगों का रिफ्लेक्शन है जो मेरे चेहरे पर नज़र आता है। नहीं, ये चेहरे को लेके बड़ा ही जो संजीदा रहता है ना अपने को, तो इसे लगा शायद सर कुछ उपचार कर रहे हो ऐसा जिससे हो तो ये भी कुछ फॉलो करें। चलिए, मुस्कुराहट बनाए रखिए अपने चेहरे की, तो अपने आप संजीदा नजर, वो चेहरा जो है चमकता नज़र आएगा। आपका तो नेचुरली सर चमक बनी रहती है। उसने सोचा शायद कुछ स्पेशल हो तो वो भी यूज कर ले। कीप स्माइलिंग, बी वेल वेल बिहेव्ड, बस यही दो मंत्र हैं मेरे पास तो। जी, देखिए भाई, अध्याय 15 हम लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं आईपीसी का, और अब जो है हम अध्याय 16 चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ आईपीसी। वैसे तो पूरा आईपीसी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अध्याय 16 और 17 वो अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स माने जाते हैं, क्योंकि न्यायालयों के अंदर भी लगभग 80 से 90% मामले जो है वो इन्हीं दो चैप्टर्स में से निकल के आते हैं। या तो कहीं शरीर का झगड़ा होता है या कहीं संपत्ति का झगड़ा होता है। मेनली हम लोग जो देखते हैं कोर्ट के अंदर जो अधिकतर मामले आपको मिलेंगे वो इन्हीं दो अध्यायों से रिलेटेड मिलेंगे। तो इन अध्यायों को समझने के लिए आपको बड़े ध्यान से इनको समझना चाहिए। और चलिए हम चैप्टर नंबर जो 16 है इसका हेडिंग देखते हैं क्या बोतला है। ये कह रहा ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित बात करेगा। इसमें जो भी अपराध बताए गए हैं वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ मतलब कि मानव बॉडी पे यदि हमला होगा तो जीवन पे हमला होगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है भाई ये 299 से आप लोगों का स्टार्ट होगा और ये 377 तक जाएगा। कुल सेक्शन कितने होंगे इसमें रीति? चैप्टर नंबर 16 में कुल सेक्शन कितने होंगे? जी, मेरी आवाज़ तो मिल रही है आप लोगों को भाई? जी सर, जी सर। यस सर। अमित आप बता दीजिए कितने सेक्शन हम लोग इसमें देख रहे हैं 299 से शुरू करके और 377 तक। चैप्टर तो ये सर 299 से 311 तक है, लेकिन 299 से 377 तक हम इसको देख रहे हैं अभी। नहीं, मतलब पूरा अध्याय 16 की बात कर रहे हैं कि ये जो मानव शरीर पर अपराध डालने जो ये अध्याय 16 है इसकी बात कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। 377 तक हाँ सर। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो हाउ मेनी सेक्शन देयर आर, मेरा सवाल ये है। अरे गणित तो आता है यार, हिसाब लगा लो सीधा। 299 से लेके और 370 है, 77 सेक्शन 379 से है ना। मतलब कि 77 सेक्शन तो उधर हो गए और 2 सेक्शन इधर हो गए, तो 77 में 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 79 सेक्शन होंगे ना। जी कुलदीप जी, आज अमन क्लास में नहीं है। अमन कहाँ है? जी सर, मैंने बोला है अभी उनको, शायद आ रहे होंगे सर। जी 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 चलिए, अब इसमें जो धारा आपकी पहली धारा है वो 299 है, जो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की, आपराधिक मानव वध की बात करता है 299, ठीक है। देखिए, मेनली
इस धारा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम बेस तैयार करें, इसका अच्छे से समझें, तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ 299 बता रहा है आपराधिक मानव वध। तो कोई ऐसा वध भी होता है कि जो आपराधिक ना होता हो। जी कुलदीप जी। जी सर, बिल्कुल होता है सर। हाँ, जब जो जल्लाद सर वो फांसी पे चढ़ाते हैं सर। बिल्कुल। उसके अलावा आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं तो वैसी मृत्यु भी जो है वो निरपराधिक मानव वध में आएगी, मतलब कि वहाँ भी आप पर कोई अपराध नहीं बनता है। क्यों शोभित? जी सर। जी सर। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड, इस शब्द को पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कल्पा शब्द से बना है कल्पेबल, और कल्प्रिट शब्द भी हम लोग यूज करते हैं। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है अमन? जी, कल्प्रिट शब्द को हम कैसे समझते हैं? कल्प्रिट किसे बोलते हैं? अपराधी सर। हाँ, जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कल्प्रिट कहते हैं। तो वो कल्पा शब्द से ही ये कल्पेबल आया है, और कल्पा से ही कल्प्रिट शब्द बना है। और होमी और साइड शब्द को भी आप तोड़ के पढ़ लीजिए। होमी बोले तो ह्यूमन बीइंग, और साइड बोले तो CIDE। ये साइड का जो अर्थ है, इसको आप जहाँ भी लगा देंगे CIDE एज ए सफिक्स, तो वहाँ ये बात किस चीज़ की करेगा? मरने मारने की ही करेगा। जैसे कि सुइसाइड, सुई के साथ CID लगा दिया तो क्या हुआ? आत्महंता। ठीक है। जेनोसाइड, ठीक है। जेनोसाइड से क्या मीनिंग होता है अमित? जी सर, जेनोसाइड। जी नरसंहार। हाँ, एक बड़े स्तर पर जो है ह्यूमंस को मारना, तो उसको जेनोसाइड बोला जाता है। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जेनोसाइड। ठीक है। तो जैसे हिटलर ने गैस चेंबर में छोड़ के उनको मार दिया था। यस, दैट वाज आल्सो जेनोसाइड का हुआ था सर। है। जैसे कश्मीरी पंडितों का हुआ था जी कश्मीर में। जी 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 वाला कांड हुआ था, सिखों का हुआ था जी 94 के दंगों। जी। तो देखो, CIDE शब्द को मैं समझा रहा हूँ। तो CIDE जो जहाँ जिस शब्द के पीछे आप लगाओ, तो साइड जैसे ही वो सफिक्स के तौर पे लगता है, तो वो हत्या के बारे में, यानी कि मारने वाली बात आती है। तो कल्पेबल होमिसाइड शब्द आपको अच्छे से समझ आया? कल्पना, कल्पना चौहान। जी सर। हम लोग कल्पेबल होमिसाइड, अभी ज्वाइन किया सर, नहीं समझ पाए। हाँ, हम लोग कल्पेबल होमिसाइड को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में हमने अब तक ये बताया है कि कल्पा का मतलब है कि आपराधिक, है ना, कल्पा, कल्प्रेट, है ना। और तो अपराध योग्य अगर कोई होमिसाइड है, होमी का मतलब ह्यूमन बीइंग, और CID का मतलब साइड, हंता, हत्या, वध, मृत्यु। तो जैसे आप लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। जर्म्स कंट्रोल के लिए क्या होता है? जर्मिसाइड कंट्रोल। तो ये शब्द को समझने के लिए हमने इतने सारे उदाहरण दिए हैं। तो आई थिंक आप लोग ये आपराधिक मानव वध जो शब्द है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया कि वध जो है वो निरपराधिक भी हो सकता है। ऐसे वध भी होते हैं जिनके किए जाने पर आप अपराधी नहीं होते हैं। वो चैप्टर नंबर 4 जब हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में क्या है कल्पना IPC के?
साधारण अपवाद। हाँ, तो साधारण अपवाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बताई गई हैं ना कि जहाँ आप मृत्यु भी कारित कर रहे हैं, तो मृत्यु कारित करने के बावजूद भी आपको सज़ा नहीं दी जा रही है। कहाँ कहाँ ऐसा होता है कल्पना? सर प्रतिरक्षा वाले। हाँ, प्रतिरक्षा वाला जो मामला है वहाँ मृत्यु तक कारित की जाती है। शरीर व संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ कुछ परिस्थितियाँ बताई हैं। उन परिस्थितियों वाली अगर बात हो तो उन परिस्थितियों में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। कौन से सेक्शन में बताया है दानिश? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के तौर पर मृत्यु तक कारित की जा सकती है। ये आईपीसी के कौन से अध्याय में और कौन से सेक्शन में बताया है दानिश? सर ये 96 अरे नहीं, मैं स्पेशल सेक्शन पूछ रहा हूँ दानिश, स्पेशल सेक्शन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट। कल्पना चौहान, आप बताइए। सर जो शरीर से है वो उसमें 100 में और संपत्ति से 103 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी, आप बताइए कि सेक्शन 100 आईपीसी में कितने आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर मृत्यु कारित करना वाजिब ठहराया गया है? सर एक बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी दीप्ति से पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 100 में वो कितने आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर मृत्यु कारित करना वाजिब ठहराया गया है सेक्शन 100 के द्वारा? एनू, आप बताइए। सर सेक्शन 100 में 7 बताए हैं, 7 ग्राउंड है, बहुत बढ़िया। जिसमें फर्स्ट में तो सर असॉल्ट है, सेकंड ग्रेवियस हर्ट, थर्ड है रेप, और फोर्थ अननेचुरल रस्ट है, और फिफ्थ किडनैपिंग, सिक्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड 6 है वो एसिड अटैक। सेवंथ वाला है सर। 7 हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि 100 में 7 आधार बताए हैं जिन आधारों पर आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी मृत्यु यदि आप कारित कर रहे हैं तो वहाँ वध तो वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। वो आपका सेक्शन 100 के अनुसार आपका वो वध जो है, आपके द्वारा किया गया वैसा वध जो है वो माफ़ी योग्य है। आपको पूर्ण उन्मुक्ति मिल जाएगी यदि आप साबित कर दें कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा था और मैं अगर ऐसा ना करता तो मेरे शरीर पर बात बन आई थी ना कि या तो आपकी मृत्यु वो कारित कर देगा, नहीं तो आपने मृत्यु कारित कर दी। और वो 7 आधार में मृत्यु के अलावा भी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है भाई, दैट्स क्लियर। अब यहाँ तक आप समझ गए हैं कि कल्पेबल होमिसाइड भी होता है और लीगल होमिसाइड भी होता है। आप इसे ऐसे समझें। क्यों अमन? अमन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ जी सर। जी, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 299 बात कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। देखिए, एक मतलब कि एक र्यूमर हम लोगों के बीच में रहता है जिसमें हम कहते हैं कि जो आपराधिक मानव वध है वो गैर इरादतन होता है। मतलब कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ इंटेंशन का अभाव होता है। और हत्या क्या होती है कि हत्या वो होती है कि जहाँ इरादतन, मतलब कि इंटेंशन जहाँ महत्वपूर्ण है, इंटेंशन जहाँ मौजूद है, वहाँ हम हत्या करते हैं।
और जहाँ इंटेंशन मौजूद नहीं है वहाँ हम आपराधिक मानव वध करते हैं। ऐसा ही एक मिथक बना हुआ है, आम बोलचाल में ऐसी ही बातें होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कौन कौन ऐसा समझता है कि 304 गैर इरादतन है और 302 इरादतन है? जी कुलदीप जी। जी सर। नहीं सर, दोनों में इंटेंशन तो होती है सर। नहीं मतलब एक आम बोलचाल की, आम बातचीत की बात मैं कर रहा हूँ। जी, एक गलत परसेप्शन है सर वो हाँ, सबके ये माइंड में ऐसा। मिस परसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है। जी। और हम ये मानते हैं कि 302 में है तो वहाँ इंटेंशन ज़रूरी ही होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी अवस्था भी हो सकती है कि जहाँ इंटेंशन ना हो और फिर भी मामला मर्डर में चला जाए? यस सर, जी सर। होती है। वो कौन सी अवस्था होती है अमित? वो अवस्था ये होती है सर कि अगर वो मारना किसी और व्यक्ति को चाह रहा था और किसी और व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। नहीं, वो तो वहाँ ट्रांसफर ऑफ मैलिस का केस हो जाएगा, जी 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 है ना? वो तो हम अलग से सेक्शन है उसका तो। जी। और तो 436 भी है ना सर वो। 436 में क्या है भाई? सेक्शन 436 सर। थोड़ा बताइए, उस पर प्रकाश डालिए कुछ। मिसचीफ बाय फायर सर। हाँ हाँ। और उसमें मतलब लगाइए कि कोई वहाँ पे अगर सो रहा है, उसमें हमको नहीं मालूम, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, वो जल के मर जाए। हाँ, ड्वेलिंग हाउस है तो कल्पेबल होमिसाइड की। हाँ, तो वहाँ मतलब कि मर्डर लगेगा कि कल्पेबल होमिसाइड लगेगा? कल्पेबल होमिसाइड सर। हाँ, मैं बात दूसरी पूछ रहा हूँ शोभित। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी अवस्था भी है कि जहाँ इंटेंशन ना हो और हत्या में मात चली जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए, कोई एक्सेप्शन हो तो बताएं सर। इलस्ट्रेशन ही आएंगे सर, इनके इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा सब। जी जी जी। तो देखिए, मेन जो समस्या रहती है वो मेन समस्या ये रहती है कि हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और जो हत्या है उसके अंतर में उलझे रहते हैं। और ये अंतर इतना बारीक है कि इस अंतर को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से दोनों सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? एक्चुअली मेन जो झगड़ा होता है, मेन जो समस्या होती है कि हम आपराधिक मानववध और हत्या को अलग अलग रख के पढ़ते हैं। ठीक है? जबकि आपराधिक मानववध और हत्या की बात जहाँ आती है, एक आपराधिक मानव हत्या जो है बेसिकली वो आपराधिक मानववध होता ही होता है। क्या समझे? सर इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल। मैं जहाँ तक समझा हूँ, एक जो इंजरी हम करते हैं उस इंजरी की एक डिग्री होती है कि जिससे मृत्यु होना निश्चित हो और मृत्यु होना संभाव्य हो। अगर हमने ऐसी इंजरी कारित कर दी है और जिससे मृत्यु होना संभाव्य नहीं था लेकिन मृत्यु हो गई, तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। और जिससे अगर मृत्यु होना निश्चित ही है तो हत्या में चला जाएगा। एक डिग्री है, मतलब कि एक उसकी मात्रा है। आप ये कह रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो यदि हायर साइड पे जा रही है तो मामला हत्या की तरफ कूच कर जाएगा, और यदि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिग्री जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की जो डिग्री है वो अगर लोअर साइड पे है तो आपका कहना है कि वो आपराधिक मानववध में रह जाएगा। जी, यही कह रहे हो अमित? यस सर। जी अमन, आप सहमत हैं अमित भाई की बात से? चलिए इलिस्ट्रेशन देखते हैं 299 के। आपराधिक मानववध की जो मेन बॉडी है डेफिनेशन क्लॉज की, वो कह रही है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से,
ठीक है, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। संभाव्य हो अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, ठीक है। या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, ठीक है, नॉलेज आ गया, यह ज्ञान रखते हुए, ठीक, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। ये 299 का जो डेफिनेशन क्लॉज है, इसकी बॉडी जो है डेफिनेशन की, वो ये बात कर रही है। इज दैट ओके? अब इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन ए कह रहा है इसका, ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर ए पिट with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused, Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. ठीक है, के एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे। यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो। यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। कै ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। Is that okay, my dear? यस सर। जी, अब इसी इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर हम डाल दें तो यहाँ तो ये बात कल्पेबल होमिसाइड की कर रहा है। यदि यहाँ जो कै था जिसने गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास बिछाया था और नीचे गड्ढा था, तो यदि इसी इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें कि वो उस गड्ढे के अंदर यदि नुकीली मतलब तलवारें ऐसे गाड़ देता सीधी करके कि जो इसमें पड़ेगा उसको तलवारें घुस जाएंगी, या उसमें कुछ जहरीले सांप वगैरह छोड़ देता कि कोई बंदा उस पर गिरेगा तो नेचुरली वो उसको डसेंगे, तब क्या अवस्था होती शोभित? हत्या। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है उसकी डिग्री जो है वो हायर साइड पे चली जाती। अब तो ये अवस्था है कि अगर कोई गड्ढे में गिरेगा तो हो सकता है कि उसका हाथ पैर टूट के पीछा छूट जाए, मतलब कि उसको इंजरी हो जाए, और बहुत रेयर चांस है कि कोई गड्ढे की अगर बहुत ज़्यादा गहराई ना हो तो उस गहराई में गिरकर मरने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है, वो लोअर साइड पे है। क्यों कल्पना? इज दैट क्लियर? जी सर। जी, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। बी, ये कह रहा है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड ए बुश, B does not know it. A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. यहाँ ये कह रहा है कि कह यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। खे यह नहीं जानता। इस इलस्ट्रेशन में ट्रिपल पार्टी है, त्रिपक्षीय मामला है इसमें। कै है, यह है और खे है, ठीक है। कै यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, लेकिन खे यह नहीं जानता, खे की नॉलेज नहीं है। यह की मृत्यु कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, खे को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए कै उत्प्रेरित करता है। खे गोली चलाता है,
और य को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। देखिए, झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति जान रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। तो जो व्यक्ति नहीं जान रहा है उसको जानने वाला व्यक्ति, जो इस बात से वाकिफ़ है कि वहाँ कोई व्यक्ति है, उसको इंड्यूस करता है कि आप झाड़ी पर फायर कीजिए, और उसका इरादा यह है कि जो ये गोली चलाएगा उस गोली के चलाने से ये संभाव्य है कि पीछे झाड़ी के जो व्यक्ति है उसको गोली लग जाए। तो वहाँ गोली लग भी सकती है और गोली नहीं भी लग सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है वो सामान्यतः किस साइड है, लोअर साइड है, पर बाकी ये है कि अगर गोली लगेगी तो डेथ होगी होगी, इंटेंशन है यहाँ। तो ऐसी अवस्था में यहाँ ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं थी उसके झाड़ी के पीछे होने की, उसके खिलाफ तो कोई मामला बनेगा नहीं, बनता नहीं, क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिसको जानकारी है वहाँ उसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। ये इसका बी इलिस्ट्रेशन बता रहा है 299 का। इज दैट क्लियर? सर, इस इलस्ट्रेशन में सर जो ख के लिए कहा ना, ख भले ही किसी अपराध का दोषी न हो, वो कम से कम वो हो सकता है दोषी, वो भी नेग्लिजेंस का, कि लेकिन जो ए है, ए जरूर है, क्योंकि गोली लगने से मृत्यु होना संभाव्य भी है और नहीं भी है। जी जी जी, बिल्कुल। अगर मतलब झाड़ी पे गोली चलाई और दाएं बाएं से निकल गई वो, है ना, मतलब कि चांसेस जो है वो वहाँ, भाई एक तो एक डायरेक्ट एम करके आप किसी को शूट करें, है ना, और एक झाड़ी पे आप एट रैंडम गोली चलाएं जबकि आप जानते भी नहीं है कोई बंदा वहाँ है, तो आपका एमिंग सेक्शन तो ख़त्म है कि एम करके आप मार रहे हो। आप तो झाड़ी पे मार रहे हो और झाड़ी के पीछे अगर कोई व्यक्ति है बाय चांस वो उसकी चपेट में आ रहा है, तो वहाँ जो जानकारी रखता है इस बात की, वो जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो है वो आपराधिक मानव वध के लिए लायबल ठहराया गया है इस इलस्ट्रेशन के अनुसार। अब इसका सी इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए बाय शूटिंग एट ए फाउल with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush, A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. देखिए यहाँ जो इलस्ट्रेशन सी है वो कह रहा है कि कै एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर कै को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु कै यह नहीं जानता कि कै वहाँ है। यहाँ यद्यपि कै विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय कै को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। तो कह रहा है कि यहाँ उसका जो कृत्य है वो अनलॉफुल तो है, भाई आप किसी के मुर्गे को मार रहे हो, चुराने के आशय से मार रहे हो, तो ये चोरी का अपराध तो वो कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी जानकारी में ये था ही नहीं कि झाड़ी के पीछे भी कोई है, और वैसी अवस्था में वो जानकारी के अभाव में ना उसका आशय था ना उसका नॉलेज था, तो वैसी अवस्था में उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ये इसका इलस्ट्रेशन सी कह रहा है। तीनों इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आए एनु? यस सर। जी। जो सी है सर, तो सी में तो किसी प्रकार की उसका मृत्यु या अपराध का दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि उसे इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी कि वो उसके पीछे वो कोई भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हैं, उनको देख लेते हैं, स्पष्टीकरण है 299 के। इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी and thereby accelerates the death of that other
shall be deemed to have caused his death। इसका स्पष्टीकरण एक कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी प्रकार के विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ डेथ, यहाँ लिख लीजिए स्पष्टीकरण एक पर, ये मृत्यु के पास पहुँचने की जो उसकी गति है उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो वैसा व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। क्या समझे भाई? मान लीजिए कोई किसी रोग, अंग विकार, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित उसको कोई व्यक्ति कर रहा है और उस आशय से कर रहा है, उसके ऐसा करने से उसकी जो मृत्यु है वो त्वरित हो जाती है। त्वरित शब्द आप समझ रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है? एक्सेलरेट शब्द आप सभी जानते होंगे, हालांकि त्वरित आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन एक्सेलरेट शब्द हम समझ जाते हैं। इंग्लिश वर्जन जो है इसका है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं हेनु? स्पीड को बढ़ाना। जी, देखिए आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो जिस थ्रॉटल को घुमा के आप गति बढ़ाते हैं उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। आपकी गति को 0 से 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 140, 50 और इस प्रकार आप जो है एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की गति बढ़ती है। उसी प्रकार इसका स्पष्टीकरण एक ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विकार, रोग, अंग शैथिल्य आदि से पीड़ित है और उसको वैसी शारीरिक क्षति कोई व्यक्ति करता है जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु की गति बढ़ जाए, मृत्यु की तरफ पहुंचने का उसका जो टाइम था वो टाइम कम हो जाए, तो वैसी अवस्था में ये कहा जाएगा कि उसकी मृत्यु कारित करता है वह व्यक्ति जो ऐसा कृत्य करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 समझ आया दानिश? सर इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हुआ है और जो कोई उस पर हमला कर रहा है उसको नॉलेज है कि भाई इसको यहाँ पे ऑपरेशन है और वो उसके ऑपरेशन के पार्ट पर भी ऐसी इंजरी या वो मुक्का मारता है या चोट पहुंचाता है जिससे कि ये संभाव्य जानता हो कि इसकी मृत्यु कारित हो जाएगी ऐसा करने से। जी 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 जी, तभी वो मृत्यु के रूप में आएगा। हाँ, तो वो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है डेथ की, है ना जी? यस सर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा वेयर डेथ इज कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी shall be deemed to have caused death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented। अब पहले वाले में तो एक्सेलरेशन ऑफ डेथ हो रहा था और दूसरे वाले में ये कह रहा है कि जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। मतलब कि कोई किसी को हर्ट करके इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई इसको अगर समय से आप डॉक्टर के पास ले जाते और डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट दे देता तो ये बच जाता, तो वहाँ उसका वैसा ट्रीटमेंट लिया जाना और बच जाना, उस बात का डिफेंस वो व्यक्ति नहीं ले सकता जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। इज दैट ओके? मतलब कि आप किसी को हिट करें और हिट करके उसका मान लीजिए ब्लीडिंग हो गया, वो पड़ा हुआ है वहाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसे उठा के डॉक्टर के ले जाते, उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती, वो बच जाता। तो मैंने थोड़ी मारा उसे तो डॉक्टर उन लोगों ने मारा जो वहाँ खड़े हुए थे, जो जिसने ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्हें ले जाके डॉक्टर के पास, कौशलपूर्ण उसको कोई ऐसा चिकित्सा नहीं मिलवाई जिससे कि उसकी डेथ रोकी जा सकती थी। तो इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ जो है वो स्पष्टीकरण 2 से हिट हो जाएगा। क्यों शोभित? लेकिन सर हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ। हाँ बोलो तनिष। अमित जी आप बोल दीजिए पहले। जी
ऐसा था सर, आज के न्यूज़पेपर में था, औरैया साइड में कोई गाड़ी चालक था जिसने कि एक बाइक वाला था जिसकी बाइक में पंचर हो गया और वो रोड पे जा रहा था, तो उसको उसने हिट किया और हिट करने के बाद अपनी गाड़ी में ही वो फंस गया। 10 किलोमीटर तक वो उसको आगे खींचे ले गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो बाद में ड्राइवर ने एक्सक्यूज लिया कि जी मेरे पीछे मुझे ऐसा लगा कि लोग अपनी पीछा कर रहे हैं गाड़ी लेकर के, इसलिए मैंने गाड़ी को भगाया और उसकी मैं तो अपनी जान के लिए बचाने के लिए मैं भागा हूँ। तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल गलत है। यहाँ मेरे हिसाब से अगर वो आना चाहिए तो उसको कल्पेबल होमिसाइड में तो जरूर ही आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ स्पष्टीकरण 2 जो है वो दूसरी बात कह रहा है। वो बात ये कह रहा है कि आप किसी को हिट करें और हिट करके आप ये बाद में एक्सक्यूज़ लें कि भाई मैंने तो इसे हिट कर दिया था, लेकिन इसे टाइम से अगर आप डॉक्टर को दिखा लेते, इसका ऑपरेशन करा लेते तो ये बच जाता। ठीक है ना। तो यहाँ आपको उस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलने जा रहा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से। ठीक है माय डियर। यस सर जी। अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है वो बात कर रहा है कि द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम्ब इज़ नॉट होमिसाइड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कह रहा है कि जब तक बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में है, यदि उसको मारा जा रहा है तो वहाँ इसको बताया है कि वो होमिसाइड नहीं है। But it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। ये कह रहा है स्पष्टीकरण 3 कि माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अगर वो गर्भावस्था में है, गर्भ में है, तो वहाँ उसकी मृत्यु करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो। मान लीजिए जन्म की अवस्था में शिशु का कुछ पार्ट माँ की बॉडी से बाहर आ गया हो, ठीक है, यद्यपि उस शिशु ने श्वास ना ली हो या ये वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर बॉडी का कोई कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा उसका माँ की बॉडी से बाहर आ गया है, तो वैसी अवस्था में यदि उसका वध किया जा रहा है कि तब उसको आपराधिक मानव वध की कोटि में रखा जाएगा। जब तक कि वो पूर्णतः माँ के गर्भ में है, वहाँ उसको मारा जा रहा है, तो वहाँ मानव वध उसको नहीं माना गया है। उसके लिए मिसकैरेज वगैरह दूसरे सेक्शन हम पढ़ेंगे आगे, वो वहाँ फॉल करेगा। लेकिन यदि कोई पार्ट बाहर आ जाता है तो भले ही उसको पूर्णतः ना जन्मा हो और उसने सांस ना भी ली हो बाहर दुनिया में आके, तो वैसी अवस्था में वो आपराधिक मानववध कहलाएगा। क्लियर है कल्पना? सर अगर एम्बिलिकल कॉर्ड आ जाए जो बच्चे और माँ को कनेक्ट कर रही होती है, तो सर तभी यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए कॉर्ड तो तभी आएगा ना बाहर जब बच्चा आएगा। सर सपोज अगर आ जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड आ जाता है सर, बच्चा नहीं आता है, जस्ट एम्बिलिकल कॉर्ड का कोई पार्ट आ जाता है। नहीं, बच्चे का पार्ट आना जरूरी है। वो तो एक तरह से एंकर की भूमिका है माँ और बच्चे के बीच में। जी जी, है ना। वो कह रहा कि बच्चे का पार्ट आना जरूरी है। उसको हम बच्चे का पार्ट तो नहीं कह सकते ना, वो तो कॉर्ड है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है। जी जी जी, है ना। यहाँ उसकी बॉडी का कोई हिस्सा जैसी भी अवस्था हो। जी 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 भाई 299 आपको अच्छे से समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ समझ ना आया हो तो बताओ। शोभित सर अगर कोई फीचर है बच्चा है अगर वो एक से बाहर आया हो, क्या होमिसाइड होगा या इस कैटेगरी में आएगा? आपकी आवाज़ कट गई है अमित, दोबारा आप सवाल अपना रिपीट कीजिए।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपके नेटवर्क का कैपेबल हो लेनी है और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा एक्ट या मान लो उसको कोई चोट या इंजरी पहुंचाई जाए जिससे कि गर्भ में जो बच्चा है फीटस है उसको इंजरी होने से या किसी प्रेशर से वो बच्चा बाहर आ जाए, और तो किस कैटेगरी में आएगा, इसी में आएगा क्या? देखिए, वो अगर बच्चा गर्भ में मर गया है, गर्भ में मरने के बाद बाहर आया है तो नहीं आएगा। और यदि वो गर्भ से बाहर आके मरा है, ये सब डॉक्टर के जब पोस्टमार्टम के उनके आकलन होते हैं उन पे डिपेंड करेगा हमें, ठीक है ना, कि वो गर्भ के अंदर ही मर गया था या उसने बाहर आके जो है कुछ बॉडी पार्ट बाहर आया था। ये बहुत सा टेक्निकल सा मामला है ना, तो ये फैक्ट टू फैक्ट मामला डिफ़र करेगा। बाकी जो स्पष्टीकरण 3 कह रहा है, अगर उसको हम थारोली उस पर अप्लाई करें तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि यदि कोई पार्ट बाहर आ गया है तब अगर मृत्यु हो रही है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, और गर्भ के अंदर मर रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। इसको सिर्फ ऐसे समझो। आपका कहना ये है कि क्या उसके जो हमलावर है उसके कृत्य की वजह से उसका कोई पार्ट बॉडी से बाहर आ गया हो, तब क्या अवस्था होगी? तो अगर उसकी बॉडी के बाहर आने के बाद वो मरता है तो कल्पेबल होमिसाइड ही होगा निश्चित, और वो गर्भ के अंदर ही मर जाता है तो नहीं होगा। बस ये बॉडी लाइन उसकी एक सीमा रेखा समझिए आप। जी, इज दैट क्लियर? जी सर। अब अगला सेक्शन 300 भी इसको पढ़ लेते हैं, बाकी इनके डिफरेंस को हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे। आज सेक्शन 300 का भी हम पारिभाषिक जो इसका डेफिनेशन क्लॉज है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको मर्डर को आप 300 को पढ़िए, और 300 में ये क्या कह रहा है? एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। 300 की जो पहला ही पैराग्राफ है वो कह रहा है कि एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, वो एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाएं कौन सी हैं? वो जो 5 अपवाद हम आईपी इसके पढ़ते हैं, धारा 300 के 5 अपवाद जो हम पढ़ते हैं, उन अपवादों को छोड़कर क्या कह रहा है? आपराधिक मानववध हत्या है, ठीक है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। पहली लाइन। तो पहली लाइन को समझने से हम क्या समझे हैं कि भाई जो हत्या नाम की चीज़, हम मर्डर नाम की चीज़ जो हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली क्या है? आपराधिक मानववध ही है। यानी कि एक बड़ा गोला आपराधिक मानववध है और उसके अंदर एक छोटा गोला अगर हम घुमाएं वो हत्या है। कल्पना, समझ आया कुछ? एनु? यस सर। तो जल्दी कहेंगे हर एक हत्या आपराधिक मानववध जरूर है, हाँ, लेकिन हर एक मानववध हत्या नहीं हो सकती। हाँ, ये सवाल हमने एलएलबी करते टाइम बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था ये। तो इसका मतलब 300 की पहली लाइन ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी हत्या को बेसिकली आपराधिक मानववध होना जरूरी है, यानी कि विशेष प्रकार के आपराधिक मानववध ही जो है हत्या की कोटि में जाते हैं। क्या लिखा जाता है? हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध, ऐसे लिखा जाता है। कुलदीप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये होगा कि जो हत्याएं हैं वो सभी आपराधिक मानववध होती है। बिल्कुल, बेसिकली सभी मानववध हत्याएं नहीं है। बिल्कुल बेसिकली। जैसे कि मैं आप लोगों का एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊं तो आप अच्छे से समझ जाओगे
कि प्रत्येक डायरेक्ट HJS बेसिकली एडवोकेट है, परंतु प्रत्येक एडवोकेट HJS नहीं है। भाई आपको HJS बनना है तो बेसिकली आपको अधिवक्ता होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 7 साल की आपकी वकालत होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप एक परीक्षा पास करेंगे और परीक्षा पास करके आप जो है एक छोटे वाले गोले में घुस जाएंगे जिसे हम डायरेक्ट HJS कहते हैं। क्यों कुलदीप जी? जी सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रैंड नॉर्म होता है, बाकी सारे नॉर्म्स उस ग्रैंड नॉर्म से निकलते हैं, सारे स्टैट्यूट जितने भी हो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टैट्यूट्स में से कॉन्स्टिट्यूशन निकले। यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी विधियों की गंगोत्री है, मतलब कि गोमुख वही है, वहीं से निकल रहा है सब कुछ। जी, पहली वाली जो 300 की पैराग्राफ है वो समझ आ गया भाई आपको? इंटेंशन बता दिया वहाँ पहले वाले में, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, आपराधिक मानव वध हो, और जो 300 के बाद 5 अपवाद बताए गए हैं उनमें से किसी भी अपवाद में फॉल ना करता हो तो वैसा आपराधिक मानव वध हत्या हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन था। जी दानिश। कोई व्यक्ति हमारे सामने डूब रहा है और मैं अगर उसे डूबता हुआ देख रहा हूँ, मुझे तैरना आता है, लेकिन मेरा उसको बचाने का कोई मन नहीं है, अगर वो डूब रहा तो मैंने उसे मरने दिया, तो सर ये किस श्रेणी में आ जाएगा? ये केवल आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर मैं चाहता तो उसे हाँ, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है कि आप डूबते व्यक्ति को बचा लें, लेकिन ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अस्तित्व में नहीं आएगी, आपके केवल इस कृत्य के कारण कि आप तैरना जानते थे और आप अगर चाहते तो उसे नदी में जंप मार के बचा सकते थे। तो वैसी अवस्था में आपका वैसा जो आपका जो उसे आप मान रहे हैं कि आप वो केवल आपका एक नैतिक लोप हो सकता है, लीगली आपका कोई ओमिशन नहीं है। तो चूँकि लीगली कोई ओमिशन नहीं है तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता है। है जी पूल में, और वो तब नहीं बचाता है तब उसके लीगल एक्शन है, तब वो आए। भाई अगर कोई कोच है, अब बच्चों को तैरने के लिए वहाँ कोच लगाया हुआ है, उसकी ड्यूटी ये है कि कोई बच्चा ना डूब जाए, और वैसी अवस्था में वो खड़ा हुआ सीटी बजा रहा है, बच्चा डूब रहा है, तब उसके खिलाफ लीगल एक्शन आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे किसी ऑब्लिगेशन के अंडर में नहीं थे, आप तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, नदी पर सैर सपाटे के लिए गए हुए थे, अब कोई डूब रहा है तो डूबने दो, तुम्हारी भला से। अगर आप नैतिकली उसको कूद के बचाते हैं तो वो बचा लेना आपको शाबाशी मिलेगी, लेकिन अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं बनता है। क्यों कल्पना, एम आई राइट? जैसे कोच वाला एग्जांपल है, उसकी जगह MCD आ सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अब जैसे होर्डिंग्स होती हैं सर, कुछ भी होता है, अगर वो किसी के सर पर गिर जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबल MCD होगी। निश्चित रूप से आपने चेक्स टाइम पर क्यों नहीं करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसके लिए तो वो वहाँ उनका दायित्व बनेगा, उनकी जो है वो टॉर्टियल लाइबिलिटी बनेगी, है ना? जी सर। जी। बट सर जो इसकी ये सेकंड लाइन है ना 300 के मर्डर की, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये थोड़ी एक ग्रे लाइन ले आती है 300 और 299 में, क्योंकि इंटेंशन उसमें भी है और इसमें भी है, उसमें भी यही मेन कंफ्यूजन होती है। ये मेन कंफ्यूजन है। इसको जब हम कल वाली क्लास, ध्यान से सभी लोग उपस्थित रहिएगा, कल वाली क्लास में आपके ये जितने भी मिथक हैं, जितने भी आपके मन के अंदर शंकाएं हैं, इनको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे जी, ठीक है ना? सेकेंडली कह रहा है कि इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। सेकेंड कह रहा है यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो
कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपानी कारित की गई है। तो सेकंड वाला कह रहा है कि यदि ऐसा है तो भी मामला हत्या में जाएगा, आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या में होगा। और यदि और जब तक आपका मामला 300 के जो 5 अपवाद हैं उनमें से किसी में ना पड़ रहा हो। देखिए ये 5 अपवाद जो हैं वो पूरे 300 से कनेक्ट होंगे, 300 के सारे हिस्सों से कनेक्ट होंगे, ठीक है। इज दैट ओके? ये जो हमने पहली लाइन पढ़ी है ना कि एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य, तो ये जो अगला वाला दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यदि से पहले ये लाइन आप अंडरस्टूड समझें, एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, ये हर एक पैराग्राफ से कनेक्टेड है, ना कि केवल पहले वाले से। जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। थर्डली ये कह रहा है कि इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ये कह रहा है कि यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो यदि ऐसी बात है तब भी मामला जो आपराधिक मानव वध है वो हत्या की कोटि में आ जाएगा, यदि और जब तक 300 के किसी भी 5 अपवादों में से किसी भी अपवाद में आपका मैटर फॉल ना कर रहा हो। ठीक है। सेकंड वाला ज़्यादा डायरेक्ट है सर। हाँ। थर्ड वाला थोड़े दूर के केसेस को भी ले आए। हाँ ठीक है। फोर्थली चौथा कह रहा है इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। चौथा कह रहा कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। चौथे वाला पार्ट कुछ समझ में आया? आपका कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। तो आपका जो कृत्य है वो इतना आसन्न संकट होना चाहिए कि उसके द्वारा या तो ये संभाव्य है, ये तो अधिसंभाव्यता है कि आप किसी न किसी को मृत्यु कारित कर देंगे किसी व्यक्ति की, या फिर कैसी बॉडीली इंजरी किसी को दे देंगे जिसके कारण मृत्यु होना संभाव्य हो। तो ऐसी अवस्था में आपका मामला कहाँ चला जाएगा? आपके द्वारा कारित किया गया आपराधिक मानव वध हत्या की कोटि में आ जाएगा, यदि और जब तक आपके जो 5 अपवाद हैं आपका मामला किसी अपवाद के अंतर्गत फॉल ना कर रहा हो, या आपके पास वैसा कृत्य करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ ना हो, कोई मजबूत एक्सक्यूज़ ना हो। ये लिखा हुआ है किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। इज दैट ओके? जी भाई आप हाईवे पे 100-150 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपके द्वारा मृत्यु अगर कोई कारित हो रही है तो आपका मामला कहाँ जाता है? आपका नेग्लिजेंस में जाता है, रैश एंड नेग्लिजेंस में जाता है।
और यदि आप एक भीड़ भरे चौराहे पर बिना किसी एक्सक्यूज़ के, मान लीजिए कोई जुलूस जा रहा है, कोई बारात जा रही है, और आपने बिना किसी एक्सक्यूज़ के आपने उस पर थारोली गाड़ी को चढ़ा दिया, तब आपका मामला कहाँ जाएगा? तब आपका मामला यहाँ आएगा, क्योंकि आपका वो जो कृत्य है इतना आसन्न संकट है कि आप जानते हैं कि जब आप बारात के ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे तो नेचुरली है कि यहाँ तो उस आपके कृत्य से कोई ना कोई बंदा मरेगा, तत्काल मरेगा, या फिर आप किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी दे देंगे कि वो वहाँ नहीं मरेगा तो बेचारा सिसक के हॉस्पिटल में दम तोड़ेगा। इज दैट ओके? जी सर वहाँ पे तो इंटेंशन आ गई ना बारात वाले केस में। रैश एंड नेग्लिजेंट होता तो सर वहाँ पे इंटेंशन नहीं होती। आपकी यहाँ जानकारी है, आपकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं है स्पेशल जी, आपका आशय किसी स्पेशल व्यक्ति को मारने का नहीं है। हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि भीड़ पर एक वो तोप चलाता है कोई व्यक्ति एट रेंडमली, तो उसे पता है कि तेरा अगर तू भीड़ के ऊपर तोप चलाएगा तो तेरा कार्य इतना आसन संकट है कि आपके तोप चलाने से कोई ना कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो कम से कम इतना घायल हो जाएगा कि बाद में मर जाए। तो यहाँ आपका विशेष आशय किसी व्यक्ति विशेष को मारने का नहीं है। तो सर यहाँ पे एक्ट ऑफ नॉलेज है। हाँ, आपको ज्ञान है इस बात का, एक्ट ऑफ नॉलेज से है ना? बिल्कुल नॉलेज है, आपको बिल्कुल नॉलेज है कि आपकी द्वारा किया गया कृत्य जो है ऐसा इतना आसन्न संकट है कि वो किसी न किसी को मार देगा या किसी न किसी को इतनी भयंकर शारीरिक क्षति देगा कि जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, अधिसंभाव्य हो, मृत्यु कारित कर ही देगा। ठीक है, ये शब्दावली आ रही है। तो ठीक है माय डियर, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आज हमने 299 और 300 की परिभाषा को अच्छे से समझने का प्रयास किया है और नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी क्लास में उपस्थित रहिएगा, ठीक है। और भाई जिसका इस माह का योगदान नहीं आया, फीस योगदान नहीं आया, कृपया करके सब उसको जमा कर दीजिए। इज़ दैट ओके? गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।